इतिहास की 12वीं पुस्तक का चैप्टर 2 मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मौर्य का प्रशासन, मतलब मौर्यों का प्रशासन कैसा था। तो जब हम मौर्यों के प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको पहले ही पता है कि अशोक ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रखी है, और इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चय ही उसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ा होगा। तो इसने विशाल साम्राज्य को उसने प्रशासनिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा था। पहला था केंद्रीय शासन, दूसरा है प्रांतीय शासन, फिर है नगरीय शासन और ग्राम शासन। मतलब केंद्रीय शासन यानी कि सीधे केंद्र का शासन किस तरह से था, फिर केंद्र को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों का शासन फिर विभिन्न राजकुमारों के द्वारा किया जाने लगा, और फिर प्रांतों को इन नगरों में बांटा गया और नगरों में कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए जो कि नगर का शासन देखते थे। और अंतिम रूप से आता है ग्राम शासन, जो प्रशासनिक इकाई थी, वहाँ के शासन के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो ग्राम का शासन देखते थे। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में जो सर्वोच्च सत्ता होती थी वो था राजा। राजा सत्ता का केंद्र था, पर निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्रिपरिषद का अंकुश था। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जो है वो संपूर्ण शक्ति का केंद्र था, लेकिन वह निरंकुश नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो शासन में सिर्फ अपनी मर्जी नहीं चलाता था, वो विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करता था और उन मंत्रियों की सहायता से वो शासन करता था। मतलब जब भी आवश्यकता पड़ती थी, ये मंत्री राजा को सलाह देते थे, परामर्श देते थे, और राजा उसके अनुरूप कार्य करता था अगर राजा को वो सही लगे तो। ऐसा राजा उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। चाणक्य जो था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, वो एक अर्थशास्त्री था। उसने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी जिसमें उसने शासन के बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा की थी। तो उसने शासन को लेकर एक सिद्धांत दिया था जो सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। उसने इस सिद्धांत के आधार पर बताया कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए, अर्थात किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए 7 बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। और वो 7 बात क्या थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा मतलब आप समझ ही होंगे, तो उसने उसमें राजा के फर्ज बताए हैं, राजा के कर्तव्य बताए हैं, उसके अधिकारों को बताया है कि राजा किस तरह का होना चाहिए, उसके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, इसके जनता के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। अगर राजा वैसा नहीं है तो उस राजा को हटा देना चाहिए। फिर उसने अमात्यों के बारे में बताया। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, यानी किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए वहाँ पे मंत्रियों का होना बहुत आवश्यक है। अगर मंत्री नहीं होंगे तो राजा निरंकुश हो जाएगा, और अगर मंत्री होंगे तो राजा को अपने विभिन्न कामों में सहायता देगा, विभिन्न कामों में परामर्श देगा। इस तरह से राजकाज चलाना आसान हो जाएगा। तो उसने अमात्यों के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर है जनपद। जनपद अर्थात लोग नहीं होंगे तो शासन किस पे किया जाएगा, इसलिए जनपद और क्षेत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर है दुर्ग। दुर्ग यानी किला। किला जो है वो किसी भी शासक की मजबूती का, उसकी शक्ति का प्रतिबिंब होता है, इसलिए वहाँ पर दुर्ग का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है कोष। कोष यानी धन। अगर किसी राजा के पास राजकोष नहीं है तो वो शासन नहीं चला पाएगा, क्योंकि राजा वही राजा हो सकता है जिसके पास इतना धन हो कि वो अपनी प्रजा की हर आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए कोष का होना नितांत ही आवश्यक है। फिर है सेना। सेना राजा की शक्ति का प्रतीक है। इस सेना के आधार पर वो अपने राज्य में होने वाले विद्रोहों को भी दबा सकता है और विदेशी आक्रमणों से भी अपने राज्य की और अपने लोगों की रक्षा कर सकता है, और साथ ही साथ वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी इसी सेना के आधार पर कर सकता है, यानी कि सेना का होना भी बहुत ही आवश्यक है। और फिर है मित्र। मित्र का मतलब ये है कि उसके विदेशी राज्यों के साथ या उसके पड़ोसी राज्यों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। मित्र का होना इसलिए आवश्यक है कि ताकि उसके व्यापार वाणिज्य की प्रगति हो सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा या विदेशी व्यापार द्वारा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई शत्रु राष्ट्र उस पर आक्रमण करे तो वो मित्र से सहायता ले सके। इसलिए राजा के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध बनाए रखना, अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से चाणक्य ने राज्य को राज्य कहलाने की 4 शर्तें बताई है: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद में। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि राजा को मंत्रिपरिषद का होना बहुत ही आवश्यक है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में कहता है कि इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री हो सकते थे, और प्रत्येक मंत्री को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। ये पर्ण क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ रुपया होता है, वैसे ही मौर्य काल में जो मुद्रा थी वो पर्ण कहलाती थी। फिर है अमात्य। अमात्य
यानी कि मंत्री, उसको तीर्थ और मंडल भी कहा जाता था। तो केंद्रीय शासन की सुविधा की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ यानी विभाग, ये हो गए विभाग जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। और प्रत्येक तीर्थ में यानी प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होता था, जो मात्र या अमात्य कहलाता था। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें 18 तीर्थों का यानी 18 विभागों का वर्णन किया गया है। जैसे एक तीर्थ का प्रधान समाहर्ता था। समाहर्ता का काम क्या होता था? राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना। इस तरह से लेकर 18 तीर्थ थे, 18 विभाग थे, जिनका अलग अलग कार्य हुआ करता था। अब हम आते, ये तो वह केंद्र शासन की बात। अब हम आते हैं प्रांतीय शासन में। तो अशोक ने संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था, ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। पहला जो था उत्तरापद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। फिर दूसरा था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोशाली थी। चौथा दक्षिणापद, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, जिसको कर्नाटक भी बोलते हैं। और पांचवा था प्राच्य, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना। तो प्रांतों के राज्यपाल प्रायः कुमार कहलाते थे। और इस पद पर अधिकांश रूप से ये देखने को मिलता है कि इस पद पर राज दरबार का कोई व्यक्ति या फिर राजा का पुत्र यानी युवराज ही इस पद पर आसीन होते थे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अशोक और उसका भाई सुसीम, ये दोनों किस तरह से विद्रोह में जा रहे हैं, तो उनको किसी किसी प्रांत का शासक बनाया गया था। अब हम देखते हैं नगरीय शासन। तो मेगस्थनीज जो है, जिसने इंडिका लिखी थी, उसके आधार पर नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यानी कि 30 लोगों का एक समिति मंडल बना होता था। और ये जो मंडल था वो 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो वो समितियाँ क्या क्या थी? पहली समिति जो थी वो थी शिल्पकला समिति, जो कि कारीगरों के कार्यों की देखरेख करती थी। दूसरी समिति थी वैदेशिक समिति, जो कि विदेशों से किस देश के साथ किस तरह के संबंध रखने हैं, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ संधि करनी है, वो देखती थी। तीसरी थी जनसंख्या समिति, जो जनगणना वगैरह करती थी, जन्म दर मृत्यु दर का हिसाब रखना। चौथी समिति जो वाणिज्य व्यवसाय समिति, इस समिति का काम था व्यापार को, व्यवसाय को देखना कि कहीं कोई व्यापारी किस तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा, कहीं कोई व्यापारी किस तरह का कालाबाजारी तो नहीं कर रहा है, मिलावट तो नहीं कर रहा है। क्वालिटी का निरीक्षण करना उत्पादों को ही। फिर बाटों का निरीक्षण करना कि बाट तो सही नहीं है, गलत नहीं है। ये सारी चीज़ों का निरीक्षण करने वाली समिति थी वाणिज्य व्यवसाय समिति। उसके बाद है वस्तु निरीक्षक समिति। इसमें ये समिति का काम था कि जो भी वस्तुएं व्यापार बाजार में आई हुई हैं, उन वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। और फिर कर समिति। कर समिति का काम था लोगों से कर वसूल करना, कर निर्धारित करना कि किस जगह पर कर कितना निर्धारित होना चाहिए। अब जो चौथा है वो है ग्राम शासन। ग्राम शासन में क्या होता था? ग्राम का मुखिया ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाता था। इसको याद रखना। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी था जो भोजक कहलाता था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था, तो आपको बोलना है भोजक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संपूर्ण साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया है। प्रांत मंडल में, मंडल आहार में, और आहार जो है वो जिला कर रहा है। मतलब प्रांत जो है वो मंडलों में बटे हैं और मंडलों को आहारों में बांटा गया। आहार मतलब जिला, और फिर जिलों को फिर गांव में बांटा गया है। तो ये हुआ प्रशासन को किस तरह से विभाजित किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। उसके बाद हम आते हैं सैन्य व्यवस्था। तो सेना के बारे में देखेंगे। सेना के 6 विभाग थे। पैदल, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना, नौ सेना और सैन्य सहायता विभाग। पैदल सेना मतलब पैदल सैनिक हो जाएंगे। अश्व सेना घुड़सवार सेना। हाथी सेना मतलब हाथी सेना, रथ भी होती थी। और नौ सेना हो गया आपका जल सेना। नौ सेना मतलब जल सेना। और सैन्य यातायात विभाग मतलब एक ऐसा विभाग जो सेना को समय समय पर रसद और भोजन वगैरह पहुंचाती थी। वो विभाग जो है वो कहलाता था सैन्य यातायात विभाग। और मौर्यों के पास ये सबको मिला के ये 6 प्रकार की सेना थी, यानी कि मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। अब हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। तो न्यायालय का जो व्यवस्था थी उसमें सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो सम्राट ही होता था, मतलब अंतिम निर्णय उसी का होता था। न्यायालय 2 तरह के होते थे। पहला न्यायालय होता था धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय क्या था? ये दीवानी न्यायालय थे, इसमें राजस्व संबंधी मामले आते थे। और जो कंटक शोधन न्यायालय था इसमें मारपीट झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतनी सुसंगठित थी, जिसके आधार पर मौर्य साम्राज्य बहुत मजबूती से टिका हुआ था।
इसके द्वारा यह होता था कि शत्रुओं का पता बहुत आसानी से चल जाता था, और जब शत्रु ज्ञात हो तो फिर उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्यों की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी। गुप्तचर व्यवस्था दो तरह के होते थे, पहला संस्था था और दूसरा संचरण। संस्था एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले, और संचरण में किसी तरह का वेश बदलकर घूम घूम कर सूचना एकत्रित करने वाले जो गुप्तचर थे वो संचारण कहलाते थे। अब हम आते हैं राजस्व में, यानी कर व्यवस्था। राजस्व यानी कर व्यवस्था कैसी थी? तो भूमि उपज का 1/6वां या 1/4 भाग होता था, जो कि सबसे प्रमुख राजस्व था। इसके बाद है दुर्ग, राष्ट्र, सेतु और वज्र। ये सभी राजस्व प्राप्त होने वाले आय हैं, आय के भाग हैं। दुर्ग क्या था? नगरों से प्राप्त जो राजस्व था वो दुर्ग कहलाता था। राष्ट्र क्या है? जनपद की आय। सेतु क्या है? फूल और खेत से प्राप्त आय। और फिर ब्रज क्या है? मवेशियों से प्राप्त। तो ये है आय के साधन और आय के नाम। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि, व्यापार, उद्योग और सिक्के हैं। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख जो चीज़ थी वो कृषि प्रधान था, और व्यापार विदेशों से भी होता था। व्यापार का जो प्रमुख अधिकारी था वो कहलाता था अग्रनियोमोई। ये याद रखना यहाँ पे आवश्यक है। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता था। बाह्य व्यापार जो था वो सीरिया, मिस्र और पश्चिमी देशों के साथ होता था। यहाँ भड़ौच जो बंदरगाह था और जो ताम्रलिपि जो बंदरगाह थी वो समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के केंद्र थे। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग धंधों में। उद्योग धंधों में अनेक तरह के व्यापार होते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत उद्योग था वो था मलमल का उद्योग, जो बंगाल में फेमस था। इसके अलावा बढ़ईगिरी, चर्म उद्योग और धातु उद्योग भी प्रमुख थे। सिक्के के बारे में हम देख लें कि बुद्ध काल में आहत सिक्के जो पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। अब मौर्य काल में जो सिक्के हैं वो स्वर्ण सिक्के चल रहे हैं, जो कि निष्क हैं। स्वर्ण सिक्का निष्क कहलाता था, चांदी का सिक्का करशापन कहलाता था, तांबे का सिक्का काकिनी कहलाता था। ये आपको याद रखने होंगे। और सिक्कों का जो अधिकारी होता था, जो टकसाल का अध्यक्ष था, वो कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। जिस तरह से हमने यहाँ पर अमात्यों की जब हम बात कर रहे थे कि 18 विभाग है, उसी में ये भी एक विभाग था, टकसाल का विभाग, जिसका अध्यक्ष कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। और मुद्राओं का परीक्षण करने वाला जो अधिकारी था वह रूप दर्शक कहलाता था। ये भी याद रखना। अब हम वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में देखेंगे। थैंक